जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तियान एम्पायर के एम्परर ने सभी को 5 प्लेन्स में आने को कह दिया था और सभी अब 5 प्लेन्स में आकर इकट्ठा हो रहे थे। अब फिर हम बीबी डोंग को देखते हैं जो अपने राक्षस गॉड के रियलम में है और कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें असफल हो जा रही है। उसे टैंग शैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अगर टैंग शैंग ना होता तो बीबी डोंग की सेकंड गार्डियन स्पिरिट के अंदर 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग आ गई होती, यानी उन 2 पीस की स्पिरिट रिंग आ गई होती। अब वहाँ फिर तभी एक एल्डर आता है जो बीबी डोंग को बताता है कि उन्हें ये न्यूज मिली है कि एम्परर ज़ूप 5 प्लेन्स के अंदर अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है। बीबी डोंग कहती है कि ये अच्छा ही है, उसने सही टाइम पर सही फैसला लिया है। अगर हमारी ट्रूप्स वो युद्ध जीत गए तो पूरे कॉन्टिनेंट पर हमारा राज हो जाएगा। अब फिर वो उसे ऑर्डर देती है कि सभी हाइट लेवल के एल्डर्स को अभी मीटिंग के लिए बुला, युद्ध से रिलेटेड कुछ बात करनी है। वो सभी 7 सेक्ट के मास्टर्स, इंपीरियल स्पिरिट मास्टर्स को जो कि चीफ की पोजीशन पर या चीफ से बड़ी पोजीशन पर हैं, उनको बुलाती है। अब सभी वहां आ जाती हैं और बीबी डोंग कहती है कि आप सभी काफी शक्तिशाली हो और अपनी एबिलिटीज की वजह से यहाँ तक पहुँचे हो। अगर तुमने तियान एम्पायर को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हारी हर एक विश को पूरा करूंगी। सबसे पहले एलिफेंट शील्ड से उनके सामने झुककर कहता है कि वो ऑर्डर्स को फॉलो करेगा और जीत के लिए अपनी जी जान लगा देगा। फिर बाकी सभी भी उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोगों को सेक्ट और मशीनरीज का मतलब समझ नहीं आया था, तो मैं थोड़ा उनको बता दूं कि सेक्ट या मशीनरीज एक तरह से प्राइवेट आर्मी रहती है जो किसी देश में रहती है। देश को जब जरूरत पड़ती है तो वो सेक्ट या मशीनरीज की आर्मी का यूज करता है। अब बीबी डोंग कहती है कि अगर तियान एम्पायर ने हम पर डायरेक्ट अटैक किया तो उन्हें एक मुश्किल वाली जगह से पास होना पड़ेगा। ये मुश्किल वाली जगह बहुत छोटी है और अगर यहाँ हमने उन पर काउंटर अटैक किया तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम उस जगह पर अपना मोर्चा बना लेंगे और उन सभी को एक साथ ही हरा देंगे। एलिफेंट शील्ड सेक्ट और विंड स्वॉर्ड से डिफेंस के इंचार्ज होंगे जो ना तो बिना अपनी निगरानी के किसी को अंदर आने देंगे और ना किसी को बाहर जाने देंगे। सीक्रेट ड्रैगन सेक्ट, ब्लैक टाइगर सेक्ट, फायर लियोपार्ड सेक्ट और गोट सेक्ट, ये 4 सेक्ट 4 ग्रुप में बटेंगी और जब वो स्टार्ट होंगी तो फ्रंट लाइन को क्रिएट करेंगी। बी सेक्ट मेंबर छोटी और एजाइल होती है। ये सेक्ट अपने लोगों को उन स्ट्रीट पर उतारेगी जहां से तियान एम्पायर के लोग पास होंगे ताकि तियान एम्पायर की ट्रूप्स की जानकारी हमें मिल सके। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट काम है जो सिर्फ बी सेक्ट कर सकता है, इसलिए वो बाकी सभी लोगों को वहां से भेज देती है। अब फिर हम तियान एम्पायर में देखते हैं जहां एम्परर ज़ूबेंग ने बहुत बड़ी लाखों की सेना इकट्ठी कर ली थी और मोटू इस सेना को ट्रेन कर रहा था। वहीं अब अंकल स्वॉर्ड एंड अंकल बून भी आ जाते हैं और निंग रोंग रोंग उनको देखकर बहुत खुश होती है और अपने पापा को गले से लगा लेती है। उसके पापा ने उसे उनकी ट्राइब का लीडर बना दिया है, यानी अब कीबाओ ट्राइब की चीफ निंग रोंग रोंग है। अब उनका कीबाओ ट्राइब जियोबाओ एम्बर ट्राइब बन गया है। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी अंकल स्वॉर्ड को किसी के आने की अनुभूति होती है। वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2 लोग आ रहे हैं जिसमें से एक स्पिरिट बार मेरी स्पिरिट बार से भी ज्यादा है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और निंग रोंग रोंग कहती है कि ग्रैंडपा की स्पिरिट बार 97 पर है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं जो ग्रैंडपा से ज्यादा स्पिरिट बार रखते हैं। आखिर ये कौन हो सकते हैं? अंकल बून समझ जाते हैं कि ये जरूर मार्शल सोल हॉल का हेड फ्लेमन कियान डोलो है। अंकल स्वॉर्ड उसके पास अब जाने लगते हैं और सोचते हैं कि वो लेवल 99 पर है। अगर उसने अपना वाइड अटैक हमारी ट्रूप्स पर कर दिया तो हमारे ट्रूप्स बहुत ज्यादा घायल हो जाएंगे और अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। अगर युद्ध से पहले ही हमारी सेना खत्म हो जाती है तो ये सैनिकों का मनोबल तोड़ देगी। इसलिए अंकल स्वॉर्ड तुरंत बिना देखे अपने कई सारे स्वॉर्ड्स उन दोनों के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग टैंग शैंग और ज़ीवू हैं। टैंग शैंग और ज़ीवू बहुत आइकॉनिक स्टाइल में उनकी स्वॉर्ड से बचते हैं। टैंग शैंग को तो वो स्वॉर्ड छू भी नहीं पा रही थी, लेकिन टैंग शैंग को ज़ीवू को भी बचाना पड़ रहा था और ये स्वॉर्ड किसी ऐरे गहरे की नहीं बल्कि अंकल स्वॉर्ड की है। इसलिए टैंग शैंग को घोंसली ट्रेस का यूज करना पड़ता है। ये स्किल देकर अंकल स्वॉर्ड ऊपर से भी बिना देखे समझ जाते हैं
कि ये टैंग शैंग है। वो अपनी स्वॉर्ड को रोकते हैं। टैंग शैंग सीनियर को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपका वेलकम करने का स्टाइल हमें पसंद आया। अंकल स्वॉर्ड कहते हैं कि आखिर 5 साल बाद तुम आई हो और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर का अनुभव हुआ है। मैंने निंग रोंग रोंग से सुना है कि तुमने ओशन ऑफ गॉड की इनहेरिटेंस एक्सेप्ट कर ली है। टैंग शैंग कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर आपने मेरे अंदर देखा वो असल में गॉड ऑफ ओशन स्पिरिट से आ रहा है। अंकल स्वॉर्ड कहते हैं कि जो पर्सन गॉड बनता है उसकी अल्टीमेट सोल पावर 100 पहुंच जाती है और फिर हमें पहली बार असुरा गॉड की तस्वीर दिखाई जाती है। वो तीनों गॉड्स यानी सी गॉड, राक्षसा गॉड और असुरा गॉड को याद करता है। अभी कंफर्म तो नहीं है कि ये असुरा गॉड है, लेकिन इसके अपीयरेंस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये असुरा गॉड ही होगा। वहीं हम डीन फ्रांडर को देखते हैं जो मोटू के साथ थे और कह रहे थे कि तुमने खाना वाना छोड़ दिया है क्या, इतने कमजोर हो रहे हो। मोटू कहता है कि मैंने ट्रेनिंग बहुत हार्ड की है और आपके आशीर्वाद से ही मैं ऐसा कर पाया हूँ। डीन फ्रांडर मजाक से उसे कहते हैं कि अभी भी तुम शेमलेस हो। अब तभी उन्हें आसमान में एक विस्फोट की आवाज सुनाई देती है और उनके साथ साथ बाकी लोग भी वहां पहुंचने लगते हैं और वहां हम टैंग शैंग और अंकल स्वॉर्ड को कॉम्बैट फाइट करते हुए देखते हैं जिसमें टैंग शैंग हार रहा था। टैंग शैंग फिर अपने हैमर का यूज करता है और अंकल स्वॉर्ड उसके हैमर को भी बड़े स्टाइल में घुमाकर उसकी ही तरफ नीचे फेंक देते हैं जिससे आसपास के सारे पेड़ टूट जाते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। डीन फ्रांडर इनकी फाइट को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि ये किलिंग इंटेंशन से नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ड्यूएट है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मोटू कहता है कि जब हम सी गॉड आइलैंड गए थे तो हम सभी ने एक साथ अंकल स्वॉर्ड से लड़ाई की थी और अंकल स्वॉर्ड ने सिंगल हैंडेडली हम सभी को एक साथ संभाल लिया था। हम सातों में से कोई भी अंकल स्वॉर्ड की स्वॉर्ड के आगे नहीं टेक सकता है। टैंग शैंग और अंकल स्वॉर्ड अपने अपने अलग अलग वेपन्स का सहारा लेकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। अंकल स्वॉर्ड 7 सोल स्किल की 7 स्किल फॉर्म का यूज करते हैं। टैंग शैंग डिफेंस के लिए टाइटल लेफ्ट आर्म सोल बोन स्किल जिसकी टेक्निक टाइटन यूनिवर्सल बॉम्ब है उसका यूज करता है और दोनों की पावर फिर एक दूसरे से टकराने लगती है। डीन फ्रांडर कहता है कि ये अटैक कॉन्टिनेंट के टॉप सोल लैंड मास्टर को ही आता है, लेकिन ये अटैक सिर्फ एक सोल बोन की टेक्निक ने कैसे रोक लिया। मोटू कहता है कि आप ये ना भूलिए कि टैंग शैंग मॉन्स्टर्स का भी मॉन्स्टर है। मिस्टर ताई कहता है कि टैंग शैंग अभी हमसे जितना टाइम दूर रहा था जरूर वो अब सोल लैंड मास्टर बन गया है। अंकल स्वॉर्ड अपनी तलवार से उस पर हमला जारी रखते हैं और टैंग शैंग हैमर से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। वो फिर से कॉम्बाइट बैटल करने लगते हैं जिसमें फिर टैंग शैंग फिर से टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बो टेक्निक का यूज करता है और ग्रेविटी प्रेशर को वहां लाकर उनकी तलवार को नीचे गिरा देता है। अंकल स्वॉर्ड फिर अपनी 8 सोल स्किल का यूज करते हैं और अपनी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड को समन करते हैं। इनकी इस टेक्निक का नाम 7 किल्स थंडरस इरप्शन है और उनकी एक तलवार सीधे अब टैंग शैंग के ग्रेविटी प्रेशर को तोड़ते हुए उसके पास आने लगती है। टैंग शैंग फिर तुरंत गॉड किलर डोमेन को एक्टिवेट करते हैं और टियान 9 टेक्निक को यूज करते हैं और उन दोनों के पार एक दूसरे से टकराने लगती हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा उनके पास से निकलती है कि आसपास की चट्टानें टूट जाती हैं। अब इस विस्फोट को सुनकर बाकी लोग भी आ जाते हैं और अंकल स्वॉर्ड टैंग शैंग की इस डिफेंस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम अब ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन गए हो। अब अंकल स्वॉर्ड फिर अपना पावरफुल अटैक जिसको वो कुछ चैंटिंग करके समन करते हैं उसका यूज करते हैं। वो चैंट करते हैं और उनका स्पिरिट अवतार बहुत बड़ी तलवार लिए उनके पीछे खड़ा हो जाता है। इस अटैक का नाम स्वॉर्ड सेक्ट शेंजिन है। टैंग शैंग कहता है कि मेरी सोल पावर 93 पर है, यानी सीनियर से 4 लेवल कम। जब मेरी सोल पावर 90 लेवल पर पहुंचेगी तो हर एक लेवल के बाद मेरी पावर में बहुत ज्यादा चेंज आने लगेगा। अकेले मुझसे ये अटैक से डिफेंस नहीं करा जाएगा, इसलिए मुझे अब सी गॉड की पावर का अटैक यूज करना ही पड़ेगा। वो फिर तुरंत गोल्डन 13 हॉलबर्ड्स के फर्स्ट मूव जिसका नाम अनस्टॉपेबल व्हर्लविंड है उसका यूज करता है
और बहुत सारे वर्लपूल बनकर अंकल स्वॉट के ऊपर छोड़ देता है और फिर अपने सी गॉड के स्पिरिट अवतार में आकर उनको वर्लपूल की मदद से फ्रीज कर देता है और फिर उन पर हमला कर देता है। लेकिन सीनियर की स्वॉट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो स्वॉट को खत्म नहीं कर पाता। हालांकि स्वॉट थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो जाती है, जिससे स्वॉट की डायरेक्शन बदल जाती है और तांग शैंग बच जाता है। तांग शैंग समझ जाता है कि उसकी वर्ल्डविंड भी इतनी परफेक्ट तरीके से उसने नहीं सीखी है कि वो कॉन्टिनेंट के बेस्ट सोल मास्टर को मात दे सके। अगर आज तांग शैंग का लक साथ नहीं देता तो 8 सेकंड तक फ्रीज रहते रहते भी वो मुझे हरा देते। अंकल स्वॉट कहते कि मेरी सोल बार पूरी तरह से दब गई है। क्या ये इसके इस मैजिकल स्किल की वजह से हुई है? तांग शैंग कहता है कि मैं अब अपनी हार मानता हूँ। अगर अब हम और ज्यादा लड़े तो मैं और अपने को डिफेंस नहीं कर पाऊंगा। अब फिर तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं और तांग शैंग उनको देखकर काफी खुश होता है और वो तुरंत नीचे जाकर उनको ग्रीट करता है। वहाँ डीन फ्रेंडर और अर्लोंग भी आते हैं और तांग शैंग उन्हें भी ग्रीट करता है और सभी श्रेक डेविल्स वहाँ आकर तांग शैंग से मिलते हैं। अर्लोंग जीवू के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर अब जीवू सामने आती है और सभी उसको फिर से पहले जैसा पाकर बहुत खुश होते हैं। और अर्लोंग तो जीवू को गले से लगा लेती है क्योंकि जीवू को अर्लोंग ने अडॉप्ट कर लिया था। दोनों लड़कियां भी जीवू से मिलती हैं और अब वहाँ एम्परर जू बेंग आते हैं जो तांग शैंग के आगे झुकते हैं, लेकिन तांग शैंग उन्हें खड़ा करता है और कहता है कि आप एम्परर हैं और आपका मेरे सामने झुकना सही नहीं है। एम्परर पूरी सेना से कहता है कि ये ब्लू सिल्वर हैमर किंग है और आज से इनका आदेश मेरा आदेश होगा। सभी लोग एम्परर और तांग शैंग की जीत के नारे लगाने लगते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड का प्रीव्यू रिलीज हो गया है जो आपको एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, सो आप वहां जाकर उसे जरूर देखें। सो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।